हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरे चैनल आभास केवियंस पे आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बायो का चैप्टर 1 दो वीडियो आपको बताया कि उसमें सेल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दिया, उसको किसने डिस्कवर किया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में हमने बात किया। आज हम जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में बात करेंगे कि उनका फंक्शन है और क्या रोल है। ठीक है, उनका बेसिक फंक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा सेल वॉल हुआ। हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स का या सेल में जितने भी कंपोनेंट हैं उनका क्या रोल है। सेल मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, इसमें ये क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, याद रखिएगा, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। ईआर की बात करेंगे। ईआर में हम दो टाइप का पढ़ेंगे, एक आर पढ़ेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड पढ़ेंगे एसईआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग लाइसोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल। ठीक है, हमारा 8 हो गया। 9 मैं इधर लिख रहा हूं। 9 हमारा कोई बचा, प्लास्टिड्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इतने हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी और कोई और बचेगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सेल वॉल पढ़ना है। ठीक है, सेल वॉल मैंने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया, जिसमें से आपको मैंने बताया था प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोट मतलब ऐसे सेल जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक में हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ उसमें राइबोसोम्स पाया जाएगा, इसमें भी राइबोसोम्स पाया जाएगा। ठीक है, इसमें साथ साथ एक और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होगा, सेंट्रियोल। लेकिन सेंट्रियोल क्या होगा, सेंट्रियोल में आपको ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा। ठीक है, किस में हेल्प करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए बच्चों, सिर्फ एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल मिलेगा। देखिए बच्चों, सेल वॉल क्या हेल्प करता है। अगर सेल वॉल मैंने आपको बताया सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, क्या हेल्प करता है बच्चों। देखिए पहली बात तो ये सेल वॉल हेल्प करता है इसको किसी भी मीडियम में रहने के लिए। किसको, सेल को। जैसे मान लीजिए किसी भी लिक्विड मीडियम में है तो ये अपने सेल के अंदर जो प्रेशर बन रहा है उसको कंट्रोल में रखता है। किसी मान लीजिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कोई सेल गया, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब सेल जाएगा तो क्या होगा, आपको मैंने पिछले टर्म में बताया, ऑस्मोसिस होगा। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो बाहर हमारा मीडियम में पानी ज्यादा है, तो जो लिक्विड बाहर है वाटर, वो सेल के अंदर आएगा। तो सेल के अंदर आएगा तो वो सेल ज्यादा पानी या लिक्विड होने की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रस्ट होना चाहेगा। लेकिन ये सेल वॉल उसको कंट्रोल में रखता है। सेल वॉल कंट्रोल में रखता है। साथ साथ अंदर के मीडियम से, मतलब इंटरनल मीडियम टू एक्सटर्नल मीडियम में क्या, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आप देखेंगे सेल वॉल क्या होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हमारा प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में पाया जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन, सीधी सी बात है, सेल मेम्ब्रेन इसको एक स्ट्रक्चर देता है सेल को, और
एक्सटर्नल टू इंटरनल मीडियम में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करें बच्चों तो उसमें क्या होता है, ये प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। देखिए बच्चों, हम एक एक के बारे में बात करते हैं। आप ये सब हायर क्लास में पढ़ेंगे। ये है लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते जनरली। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही आप देख सकते हैं। ये लिपिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे सेल मेम्ब्रेन में लगे रहते हैं और इसी में प्रोटीन एम्बेडेड रहता है बीच में। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में एक मतलब इंटरनल टू एक्सटर्नल मीडियम में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। देखिए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया अभी आपको मैंने बताया कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, और इसके जो अंदर का डबल मेम्ब्रेनस है तो अंदर का जो मेम्ब्रेन होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसका खुद का न्यूक्लियस होगा, खुद का आरएनए होगा। ठीक है, खुद का डीएनए होगा। इसीलिए क्या होता है, ये सेमी ऑटोनॉमस बॉडी होता है। सेमी ऑटोनॉमस बॉडी होता है। ठीक है, ये सेल में सेमी ऑटोनॉमस बॉडी होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया और न्यूक्लियस, इसमें खुद का डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, और खुद का न्यूक्लियस होता है, इसलिए ये सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। सेमी ऑटोनॉमस मतलब खुद का कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, करता क्या है, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने खाना खाया, उससे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, कैसा मिलता है, ये बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस है। हमने खाना खाया, बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, उससे डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, वो सिर्फ सारे ब्लड में पहुंचा। ठीक है, ब्लड में पहुंचने के बाद ब्लड उसको सभी सेल्स में पहुंचाता है। सेल्स में पहुंचा कौन, डाइजेस्टेड फूड, साथ में हमने इनहेल किया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी बॉडी में पहुंचा। तो जब ऑक्सीजन पहुंचेगा, ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड पहुंचेगा सेल में, तो वहां पे बर्न होगा कौन, डाइजेस्टेड फूड, और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस होता कैसे है, देखिए ध्यान से। सेल में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, जिसमें कई सारे चेन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, 10 स्टेप का। तो उसमें लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल बहुत सारे होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, उसके बाद लास्ट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में बाद में एनर्जी फॉर्मेशन होगा और 38 एटीपी रिलीज होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये कहां पाया जाएगा, मैक्सिमम इन, जैसे बर्ड्स फेदर हो गए। ठीक है, जिन सेल्स को ज्यादा काम करने हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा लीवर हो गया। ठीक है, हार्ट के सेल हो गए, हार्ट सेल। हार्ट हमारा देखिए कभी रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली वर्क कर रहा है। फोर्थ स्पर्म सेल हो गए। इन सब में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर मैक्सिमम होता है। आप बर्ड्स फेदर में देखिए तो उनको उड़ने का काम करना रहता है, इसलिए एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो 50 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होता है। मतलब एक सेल में 50 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे आपको बर्ड्स के फेदर में। ठीक है, इसलिए इसका नंबर वेरी करता है सेल टू सेल। ठीक है, किस सेल को कितना काम करना है, उसी के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी चेंज होता है।
चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है ईआर के बारे में पढ़ लेते हैं। ईआर क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 टाइप के होते हैं। देखिए रफ क्यों होते हैं और स्मूथ क्यों होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो रफ वाला होता है ये किस में काम करता है? तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है, वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक होगा ये लिपिड और फैट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? आपको मैंने जब फिगर बनवाया था सेल का, तो देखिए ये हमारा न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस से ही क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहां राइबोसोम्स लगे रहते हैं वो हमारा क्या रहता है? इसी राइबोसोम्स के कारण क्या रहता है? वो रफ हो जाता है, और जहां नहीं रहेगा वहां पे स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स के हेल्प से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है, इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे राइबोसोम्स नहीं रहेगा उसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, ये जब प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, ये लिपिड फॉर्मेशन करता है, फिर उसी अकॉर्डिंग डिफरेंट बॉडी में सेल में रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। देखिए बच्चों, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी की। चलिए गोल्गी बॉडी की बात कर लेते हैं। गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, उन्हीं के नाम पे उन्होंने इस सेल ऑर्गेनेल का डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, गोल्गी बॉडी है क्या? ठीक है, देखिए बच्चों, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है 3D में, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये करता क्या है? पहले बात तो ये मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या? ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है शुगर यूनिट। ठीक है, शुगर यूनिट। तो लिपिड के साथ शुगर यूनिट को जोड़ दे तो वो हो गया ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन के साथ अगर शुगर जोड़ दे तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। ठीक है, तो ये गोल्गी बॉडी होता है, ये मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, पैकेजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ साथ मैं इसको तरफ कर रहा हूं, साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड में हेल्प करता है, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और अगर सेकंड पढ़ें, ठीक है, तो ये एक्रोसोम फॉर्मेशन करता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक्रोसोम फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक्रोसोम क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में, ये स्पर्म सेल है। ठीक है, तो इसको क्या करना रहता है? ये टेल है,
इसको मूव करना रहता है तो इसके ऊपर क्या लगा रहता है, एंजाइम भरा रहता है, इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम। ठीक है, ये एक्रोसोम हेल्प करता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, एग में इंटर करने के लिए। ठीक है, तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, फॉर्मेशन होता है गोल्गी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इट सीक्रेट न्यूक्लियस lubricant for root डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे जो हमारे रूट्स है प्लांट के वो जमीन के अंदर जा रहे हैं, तो अगर वो हार्ड हो जाएंगे तो टूट जाएंगे, तो उसमें न्यूक्लियस का सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सॉफ्ट बने रहते हैं और आसानी से रूट में पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये काम हमारा गोल्गी बॉडी का है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में बात करते हैं आगे, तो चलिए लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की बातें कर लेते हैं। देखिए लाइसोसोम्स की बात करते हैं। लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, देखिए दोस्तों, ठीक है, ये हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेनस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस हुआ, प्लास्टिड्स हुआ एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यही तीन सेल ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन है जिसका खुद का डीएनए आरएनए होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसलिए इसके अलावा जो बाकी होगा वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होता है, ये रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये लाइसोसोम है, तो इसमें 50 के आसपास अप्रोक्सीमेटली 50 एंजाइम होते हैं, 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो जाएगा लाइपेज, ठीक है, लाइसोजाइम, न्यूक्लियेज। लाइसोजाइम देखिए, लाइसोजाइम हमारे स्लाइवा में निकलता है, तो स्लाइवा में लाइसोजाइम क्यों निकलता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया एंटरिंग कर रहे हैं बॉडी में वो किल हो जाएं। हमारे आंसू से भी लाइसोजाइम निकलते हैं, तो क्यों निकलता है, क्योंकि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया एंटर हो रहा है बॉडी में तो वहां पे किल हो जाए। यूरिन से भी लाइसोजाइम सिक्रेट होता है, तो ये लाइसोजाइम, इस लाइसोसोम के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, लाइसोजाइम मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, लाइपेज मिलेगा, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलेंगे। ये क्या करता है, ये डाइजेशन ऑफ किसका करता है, ये करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सेकंड प्रोटीन एंड फैट, सबका हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, कौन कौन से इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलेंगे, तो ये मिलेगा हमारा लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये क्या है, ये हमारे एंजाइम है। ठीक है, लाइसोजाइम, ये सारे हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये सारे बच्चों ऐसे लगभग 50 एंजाइम लाइसोसोम के अंदर मिलते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके पास प्रेजेंट रहता है, मान लीजिए कोई कंडीशन आ गया, कोई सेल रप्चर्ड हो गया, ठीक है, या सेल डेड होने वाला है, ठीक है, तो क्या करता है, उसको खुद डाइजेस्ट कर लेता है, खुद खा लेता है, कि अगल बगल के जो सेल हैं उसको कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए क्या है, जो हमारा लाइसोसोम है ये सुसाइडल बैग है। देखिए बच्चों, आगे आगे पढ़ते हैं हम प्लास्टिड्स के बारे में।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? ये हमारा है फैमिली ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फैमिली ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें 3 टाइप के मिलते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सा इसमें मिलेगा। हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड हमारा है ल्यूकोप्लास्ट और एक थर्ड हमारा है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, देखिए क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? ग्रीन इन कलर होगा, ग्रीन इन कलर होगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होगा और क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, कलर्ड बट एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ग्रीन कलर का मतलब क्या है? किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्या है? कलरलेस है, तो ये फूड स्टोरेज में हेल्प करेगा, फूड स्टोरेज में हेल्प करेगा। ये कलर्ड है, लेकिन ग्रीन कलर के और एक्स्ट्रा कुछ होता है। जैसे हमारे फ्लावर्स के पेटल्स हो गए, ठीक है, येलो हो गए, पिंक हो गए, रेड हो गए। ठीक है, तो ये जो कलर्ड होते हैं, क्यों होते हैं? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ठीक है, और इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? टू हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। क्या होगा पॉलिनेशन? क्या होता है? फीमेल गेमेट्स मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स से पहुंचता है, तभी हमारा सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोप्लास्ट हमारा कलर होता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर। इसके बाद हम पढ़ते हैं उसको सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल क्या करता है? ये हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देखिए बच्चों, जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है, तो सेल डिवाइड होता है तो क्या होता है? धीरे धीरे न्यूक्लियस अपना डीएनए उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल उसको बढ़ाता है, धीरे धीरे वो डिवाइड होना स्टार्ट करता है। ठीक है, धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? 4 स्टेप होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो इसमें हर एक स्टेप में अलग अलग प्रोसेस होगा। धीरे धीरे डीएनए बढ़ेगा, फैट प्रोटीन को बढ़ाएगा, फिर पूरा साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा। इस सेल डिवीजन में हमारा सेंट्रियोल हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा। प्लांट में दूसरा सेल ऑर्गेनेल होगा डिवीजन के लिए। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट absent इन न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल में एब्सेंट होगा। न्यूरॉन सेल क्या है? हमारे जो नर्व सेल हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम को बनाने में जो नर्व सेल हैं, अभी आप इसके बाद वाले चैप्टर में टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे नर्व सेल क्या है। नर्व सेल में कभी भी डिवीजन नहीं होता है, इसलिए नर्व सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होगा। नर्व सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होगा।
एक बात याद रखिएगा, हमारे एक न्यूरॉन सेल होते हैं और एक नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है, ये उसका स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन किडनी का। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, नेफ्रॉन किडनी में पाया जाएगा और न्यूरॉन हमारा नर्व सेल है, नर्व सेल। इसलिए सेंट्रोल हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, absent in neuron cell and only present in animal cell। इतना बच्चों नोट करिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं और सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे।